हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की अनसॉल्व की प्रैक्टिस। तो उसमें 2025 का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन दिया है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मुख्य, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो क्या होगा कि लिखा है जब किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो, आभासी व सीधा हो और बिंब से बड़ा हो, जो इमेज बने वो बिंब से बड़ा हो, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। क्वेश्चन में दिया गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब दर्पण की फोकस दूरी और लेंस की दूरी, फोकस दूरी दोनों निगेटिव हैं, वो भी -15। तो दर्पण तथा लेंस समोता होंगे। कैसे होंगे? अवतल होंगे या उत्तल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, क्या होंगे? तो बताएंगे कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां निगेटिव होती हैं, -15, तो दोनों अवतल होंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षरों को पढ़ना है, छोटे अक्षरों को पढ़ना है। कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष है। दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। तो एक तो अवतल वाले कट गए क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल प्रयुक्त किए जाते हैं। और कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। कार्निया, परिधारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो बताएंगे दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। दिया है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो होगा 1:4। वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? वैद्युत जनित्र कहते हैं। वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को वैद्युत जनित्र कहते हैं। फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। और नेक्स्ट दिया है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र है वो तार होता है। ये सही है। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का 2 गुना वास्तविक व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालो। तब फोकस दूरी निकालना है तो जो चीज़ दी गई है उनको लिख लेंगे। वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, यू का मान 25 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है माइनस की दूरी होगी। वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एम का मान -2 है। अवतल दर्पण, रेखीय आवर्धन, m का मान -2 है। फोकस दूरी निकालना है, f का मान निकालना है। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, चूँकि m बराबर -v/u होता है। m बराबर -v/u होता है। u का मान दिया गया है, m का मान पता है, तो -2 m का मान, v का मान निकालना है, u का मान -25 है। माइनस से माइनस कट गया, v का मान 25 दूना 50 आया। v का मान -50 सेंटीमीटर। v का मान निकालिए। अब निकालना है फोकस दूरी, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से
दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र लगाएंगे और इसमें दूरियां रखेंगे। दूरी रखो v का मान और u का मान दिया है। v का मान दिया है 1-50 तो लिख देंगे 1/-50 प्लस u का मान दिया है -25। यहाँ हर बराबर करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये माइनस ऊपर डाल देंगे, हो जाएगा -1/50 और यहाँ पर 25 दूना 50 प्लस माइनस माइनस 50 और ऊपर 2 एकम 2। हर बराबर हर को एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे -1 -2 तो हो जाएगा -3/50। लाइक 1/f का मान आया -3/50, 1/f का मान आया -3/50। f का मान निकालना है तो दोनों संख्याओं को पलट देंगे। f बराबर -50/3 सेंटीमीटर, यही निकालना था। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया है, sin 60 डिग्री का मान है √3/2 और दिया गया sin 45 डिग्री का मान है 1/√2 फिगर बना है। अब इसमें देखेंगे ये टोटल 90 डिग्री का है, टोटल 90 डिग्री का है और ये 45 का है, तो कितना बचा, तो 45 का बचा, 45 डिग्री का बचा। इधर टोटल 90 डिग्री का है, टोटल 90 डिग्री का बता है और इधर ये 30 दिया है, तो कितना बचा, 90 में से 30 घटा दो 60। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन i बटे साइन r, साइन i बटे साइन r। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम होता है तो लिख देंगे b के सापेक्ष a, b के सापेक्ष a साइन i का मान कितना है 45, i का मान 45 और बटे साइन r का मान है 60 डिग्री। हल करेंगे तो बनेगा साइन 45 का मान 1/√2 दिया भी गया क्वेश्चन में और साइन 60 का मान √3/2 बटे का बटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 और बटे में 3 दूनी 6 या √2 इंटू √3। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 कट गया तो बचा 2 और बटे में √3। यहाँ अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 दूनी 6 √6 और बटे में 3 का गुणा 3 से करोगे रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 3। यही आंसर। और इसमें कहा गया कौन सा माध्यम सघन है और क्यों सघन है। तो माध्यम कौन सा सघन होगा, तो बताएंगे माध्यम सघन होगा बी, दूसरा माध्यम, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो लिख देंगे माध्यम बी सघन माध्यम है चूंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से
दूर हट जाता है। माध्यम भी सघन माध्यम होगा, क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो जो माध्यम भी है वो सघन माध्यम है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, क्वेश्चन दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी इस पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा? तो लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? अवतल लेंस। 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा? तो जो चीज़ें दी गई उनका मान लिख लेंगे। लिखा, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। वी का मान दिया, इसका वी का मान दिया 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, दूरी निगेटिव होगी। फिर लिखा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, तो ये यू का मान दिया है, यू का मान -25 सेंटीमीटर। कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा? एफ का मान निकालना है। एफ का मान निकालना है तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। 1/v का मान रखेंगे, 1/v का मान है -20 सेंटीमीटर, 1/-20। यहाँ माइनस है और ए माइनस है तो लिखेंगे -1/-25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस यहाँ लिख दो तो हो जाएगा -1/20 और प्लस 1/25। हर बराबर करेंगे, यहाँ 25 है और यहाँ 20 है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 5 से काटेंगे 25, 5 चौको 20, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 2 बचेगा, 5 बचेगा। 5 दूनी 10, दूना 20, 5 100। तो यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर बराबर हुआ। हर को एक बार लिखेंगे, 25 को 100, 50 और 20 पंचे 100। हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 5 एकम 5 माइनस का 5, 4 एकम 4 प्लस का 4, जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 1/100, माइनस 1/100। ये मान आया 1/f का, 1/f का माइनस का 100 सेंटीमीटर। f का मान -100 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कितनी फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी निकाल दी -100 सेंटीमीटर का। कैसा? तो अवतल लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। कैसा? तो बताएंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन में दिया है +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें दी गई हैं लिख लेंगे। दिया डायोप्टर P का मान दिया है +20 डायोप्टर, आगे कह रहा फोकस दूरी निकालो, फोकस दूरी निकालो। चूँकि फोकस दूरी और क्षमता में जो संबंध होता है P बराबर 1/f का, P बराबर 1/f का। f का मान निकालना है, इसको इधर लाएंगे और इसको बटे में डाल देंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/p, f बराबर 1/p। ये जब फोकस दूरी मीटर में दी हो, ये है
जब फोकस दूरी मीटर में हो, जब फोकस दूरी मीटर में हो। और यहाँ पर दिया है 20 डायोप्टर और फोकस दूरी मीटर में होगी तो रख देंगे, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे F इज इक्वल टू 100/P जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ये बनेगा। तो रख देंगे यहाँ पर 100 और बटे में P का मान, 100 और बटे में P का मान 20 से काटोगे 5 आएगा। तो F का मान कितना आया 5, F का मान 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी प्लस की आई तो हम बता सकते हैं कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखना क्या है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो आपका उसका प्रतिरोध क्या होगा। R का मान निकालना है, R का मान निकालना है। लिखेंगे चूंकि रो बराबर होता RA/L के, RA/L के, यहाँ पर R का मान निकालना, R को रोक लेंगे, L इधर जाएगा गुणे में, A बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा रो L/A। आगे कह रहा है तार को मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए। किसी तार को बीच में मोड़कर मतलब उसकी लंबाई आधी कर दी गई, टोटल लंबाई मान लो L है, टोटल लंबाई L है, अब इसको मोड़ करके इसी पर कर दो आधा, तो कितना हो जाएगा L/2। तो यहाँ मान रखेंगे रो और L का मान L/2 और बटे में क्षेत्रफल हो गया 2 गुना। कह रहा है मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए, तार दोहरा हुआ तो क्षेत्रफल हुआ 2 गुना, तो पहले A था, अब हो गया 2A। हल कर लो, ये लिखा रो L और बटे में A, 2 का गुणा होगा तो बनेगा 4, 1/4। देखो रो L/A क्या है, रो L/R के बराबर है, रो L/A R के बराबर है, तो लिख देंगे R इज इक्वल टू R/4, इसको R' से लिख देंगे। मतलब जो प्रतिरोध होना चाहिए वो पहले प्रतिरोध का 1/4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो देखें क्या लिखा है, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो हीट का फार्मूला लिखेंगे H बराबर V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी। इसमें लिखेंगे चूंकि V तथा T का मान नियत है, V तथा T का मान नियत है, क्योंकि विभवांतर समांतर क्रम में जो विभवांतर का मान होता है वो समान रहता है, नियत है। देन तब क्या होगा, H जो होगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा R के, H व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R के। अब यहाँ एक प्रतिरोध दिया है 3 ओम और एक दिया है 5 ओम, तो ये R1 R2 का मान दिया है, एक का R1 एक दूसरे का R2। अब यहाँ
ये लिख लेते हैं R1 बराबर 3 ओम है और R2 बराबर 5 ओम है। R2 बराबर 5 ओम है तो यहाँ R1 रख देंगे। R1 का मान रखेंगे। R1 का मान कितना आएगा? R1 का मान आएगा 1/3 और जब R2 का रखेंगे तो बनेगा 1/5। एक मान बनना H अनुक्रमानुपाती 1/3 के और H अनुक्रमानुपाती 1/5 के। तो जिसका मान कम होगा समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं, तो जिसका मान कम होगा वो उसका जो प्रतिरोध होगा वो अधिक गर्म होगा। कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? तो लिखेंगे 3 ओम 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। अधिक 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। क्यों? अगर तुमसे पूछा क्यों होगा तो बताएंगे कि जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसे यदि किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और उसमें प्रतिरोध का मान कम है तो वो जो प्रतिरोध होगा वो अधिक गर्म होगा। लिख देंगे चूंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर जिस प्रतिरोध का मान कम होगा वह प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। यही इस क्वेश्चन के आंसर है। तो आंसर कौन सा होगा? 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध 3 तार 20 ओम, 30 ओम और 24 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़े गए। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया है, 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए, फिर समांतर क्रम में जोड़े गए। तो दोनों दशाओं में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे R1 का मान दिया है, R1 का मान 20 ओम, R2 का मान 24 ओम, R1 का मान 20 ओम, R2 का मान 24 ओम और R3 का मान 30 ओम। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है? तो R = R1 + R2 + R3 ऐसे करके जोड़ते रहेंगे और प्रतिरोध अगर होंगे। R1 का मान रख दो 20 ओम प्लस 24 ओम प्लस 30 ओम। कितना हुआ? 30 20 50, 50 20 70 और 70 4 74 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम में 74 ओम। नेक्स्ट कह रहा है समांतर क्रम में। पहला था श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो लिख देंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फार्मूला होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे आगे प्रतिरोध होंगे तो जोड़ते रहेंगे। फिर 1/R, R का मान 20 है,
आर का मान 20 है। 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। 30, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे। 30, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे। 20, 24, 30 इसका एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। 2 से कट रहा काट लो, 2 पंचे 10, 2 छाक 12 और 15 नहीं कटेगा। 2 से कट रहा है 5, 2 तियाँ 6 और ये 15। 3 से कटेगा 5, 3 एकम 3, तीनों पचे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 1 आएगा, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 आएगा। तो एलसीएम कितना आया? 5 तियाँ 15 दूना 30 दूना 60, 60 दूना 120। एलसीएम आया 120, 120, 120। 5 तियाँ 15 दूना 30, 30 और 30 दूना 60 दूना 120। 20 को किससे गुणा कर दें कि 120 हो जाए? 20 को किससे गुणा कर दें? तो 5 चौको 20, 3 दूनी 6 से गुणा कर दूँ, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 24 को 6 चौक 24 होता है, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 5 से गुणा कर दो, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। और यहाँ 30 है, 5 छक्का 30, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 दूनी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 30 है, 5 5 5 दे 15 दूना 30, 2 दूना 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो कितना बनेगा? नीचे बना 120, नीचे बन गया 120। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। 6 एकम 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4। 1/r का मान कितना आया? तो 1/r का मान आ जाएगा 5, 6 5 11, 11 4 15, 15/120, 15/120। किससे कटेगा? 5 थे 15 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 3 से कटेगा 3/24, 15/120। तो आर का मान क्या आया? आर का मान आ गया 8 ओम। समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 8 ओम आया और जो श्रेणी क्रम में आया वो 74 ओम आया। तो यही इनके आंसर हो जाएंगे। एक 74 ओम होगा और एक 8 ओम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, 4 का खा। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। आठ सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? इस समांतराल में परिपथ में से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? फिर कहा गया है, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। आगे फिर निकालना है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समांतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो इस समांतर में उत्पन्न
ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा की गणना कीजिए। तो देखेंगे जो मान दिए उनको लिख लेंगे। सॉल्यूशन दिया, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, और यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समांतर में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, मतलब उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है। तो मान दिया है धारा का आई का मान दिया है 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। आगे टाइम दिया है टी का मान 5 सेकंड। मान दिया है धारा का मान 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। टाइम का मान 8 सेकंड, 8 सेकंड। और आगे निकालना है फिर कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। परिपथ का प्रतिरोध दिया है, आर का मान दिया है 20 ओम। तो निकालना क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, और दूसरे ऊष्मा की गणना करना, एच का मान निकालना। लिखेंगे चूँकि Q बराबर होता आई इंटू टी के, Q बराबर होता आई इंटू टी के, और Q बराबर होता है एन ई के, Q बराबर एन ई के, Q बराबर होता है एन इंटू ई के, एन इंटू ई के। तो ये तीनों बराबर हैं। आई टी का मान पता है, एन का निकालना, ई का पता है। तो लिख देंगे आई इंटू टी बराबर एन इंटू ई। आई का मान है 5 एम्पेयर, 5 रख देंगे। टाइम 8 है, 8 रख देंगे। एन का मान निकालना है, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो 9.8, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8 पंचे 40, 16 गुणे में है तो बटे में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये बराबर हो जाएगा n के। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 100 आया। 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 चौको 100। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 25 गुणे 10 की पावर माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ऊष्मा की गणना करना है। ऊष्मा के 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है H बराबर VIT V स्क्वायर अपान R इंटू टी, और एक होता है I स्क्वायर R इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। 3 फार्मूले होते हैं। अब देखेंगे जो फार्मूला लगने वाला होगा वो लगा लेंगे। देखो किसका मान पता है, आई का मान पता है, वी का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। वी का मान नहीं पता, इसको छोड़ देंगे। आई का मान पता, आर का मान पता और टी का मान पता है, तो क्या लगाएंगे, H बराबर लिख देंगे, चूंकि H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। आई का मान 5 एम्पेयर, 5 का स्क्वायर है, आर का मान 20 ओम, टी का मान 8 सेकेंड। 25 25 गुणे 20 और गुणे 8, 8 दूनी 16, 16 का 25 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 400 और एक जीरो, ये 4000 जूल, 4000 जूल। अगर इसको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से भाग कर देंगे, नहीं तो यही आंसर लिख देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखेंगे क्या लिखा है। अथवा में करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो अथवा में करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। अथवा में दिए गए हैं 3 क्वेश्चन। चौथे का होगा? का नंबर दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। लिखा है दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? तो बताएंगे दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। बताएंगे कि इसलिए नहीं प्रतिच्छेद करती हैं क्योंकि दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि संभव नहीं है। दो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं? क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, करती हैं क्योंकि एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चौथे का है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का खा, ये अथवा में करके दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए, तो लिख देंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए, तो आंसर लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबकीय
बल रेखाओं के निम्न गुण हैं। क्या हो जाएंगे कि लिख देंगे चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक वक्र बनाती हैं, क्योंकि चुंबक होता है, चुंबक में नॉर्थ पोल से निकलती हैं, चुंबक में नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, इधर से निकल करके इधर जाती हैं, फिर इधर से साउथ से निकल करके नॉर्थ में आती हैं। मतलब इस प्रकार ये बंद वक्र बनाती है, इस प्रकार ये बंद वक्र बनाती है। तो ऐसे निकलेंगे और फिर वापस आएंगे, ऐसे निकल करके आएंगे और इधर से वापस निकलेंगे, इधर से अंदर जाएंगे। तो ये होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से पुनः निकल करके उत्तरी ध्रुव में आती हैं। उत्तरी से दक्षिणी में जाते हैं और दक्षिणी से निकल करके पुनः उत्तरी ध्रुव में जाते हैं। तो लिख देंगे पॉइंट नंबर वन, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ए एक बंद वक्र बनाती हैं, ये एक बंद वक्र बनाती है। सेकंड नंबर पॉइंट लिखेंगे, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं तथा पुनः दक्षिणी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में जाती हैं, उत्तरी ध्रुव में जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिया है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो पास पास होंगी, यदि दुर्बल होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी। और ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।
नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होगा? चौथे का गा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल देखेंगे इसमें कि स्थित धारावाही जो चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक निम्न कारकों पर निर्भर करता है, साइन थीटा पर, मतलब थीटा की ज्या पर, और उसकी लंबाई पर तथा धारा पर। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला तो बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में इसे धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर दूसरे पॉइंट में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर बताएंगे थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती I के, F अनुक्रमानुपाती I के, F अनुक्रमानुपाती, तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती लंबाई L के, F अनुक्रमानुपाती L के। समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I के। समीकरण मान लेंगे सेकंड, समीकरण सेकंड मान लेंगे। थर्ड पॉइंट, धारावाही चालक पर लगने वाला बल थीटा की ज्या पर निर्भर करता है, या थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा की लगने वाला बल चालक के थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। समीकरण मान लेंगे सेकंड। अब तीनों को मिलाएंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को मिलाएंगे तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों समीकरणों को मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती बनेगा IBL। और फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती B के। समीकरण 4, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से बाई इक्वेशन समीकरण 1, 2 और 3 से बाई इक्वेशन फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या बनेगा, एफ अनुक्रमानुपाती बन जाएगा आई बी एल साइन थीटा के। एफ अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा के। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के आई बी एल साइन थीटा। कांस्टेंट का मान के इज इक्वल टू रखेंगे 1, तो आएगा एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल साइन थीटा यही निकालना था। फिर उसमें कहा गया है कि आरोपित बल अधिकतम कब होगा, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, मतलब जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। तो लिख देंगे, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, थीटा का मान 90 डिग्री, तो बनेगा एफ इज इक्वल टू आई बी एल और साइन 90 का मान 1, तो बनेगा एफ इज इक्वल टू आई बी एल। इस स्थिति में जो बल का मान होगा अधिकतम होगा, तो लिखेंगे इस स्थिति में बल का अधिकतम मान प्राप्त होगा। बल का अधिकतम मान प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जब समांतर होगा तो थीटा लिया जाएगा 0 डिग्री और एफ इज इक्वल टू बनेगा आई बी एल और साइन जीरो का मान 0, एफ का मान। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।